नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ में सब्जी के छिलके से बनेगी सीएनजी। लखनऊ में घर की रसोई से निकलने वाले कचरे, सब्जी और फसलों के अवशेष से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। यह ईंधन मार्केट रेट से 5% सस्ता होगा। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा। गोबर स्टोर करने की समस्या का स्थायी समाधान होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और नगर निगम को करीब 1,50,00,000 रुपए की हर साल इनकम होगी। नगर निगम जल्द ही बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण शुरू करेगा। इसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर भूमि पूजन का न्योता दिया गया है। जनवरी 2027 से सीबीजी बायो फर्टिलाइजर प्लांट का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। यह प्रदेश का ऐसा पहला प्लांट होगा। ईस्ट और साउथ जोन में हर घर पहुंचेगा। पेयजल योगी सरकार ने कानपुर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन के तहत ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में पाइपलाइन विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। लगभग 316 करोड़ 78 लाख की इस महत्वाकांक्षी योजना से दोनों जोन की पूरी आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का मानना है कि नई पाइपलाइनों और नेटवर्क विस्तार के बाद जल आपूर्ति अधिक नियमित होगी और जलजनित रोगों में भी ठोस कमी आएगी। इस परियोजना से कानपुर की शहरी पेयजल व्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ लाखों नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ताजमहल फिल्म के को प्रोड्यूसर प्रयागराज से अरेस्ट। कारोबारी से करोड़ों की ठगी में ताजमहल फिल्म के को प्रोड्यूसर इरशाद आलम को कानपुर पुलिस ने बुधवार तड़के प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन पहले इरशाद ने कानपुर के बेकनगंज निवासी कारोबारी से मोहम्मद शोएब को जमीन दिलाने के नाम पर 3,30,00,000 रुपए ठगे थे। इसी केस में इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि रुपए वापस मांगने पर इरशाद ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपए रंगदारी भी मांगी। बुधवार दोपहर पुलिस आरोपी इरशाद आलम और अनवर शेख उर्फ रेहान को प्रयागराज से लेकर कानपुर पहुंची। बेकनगंज थाने में पूछताछ की गई। अनवर शेख उर्फ रेहान लखनऊ का रहने वाला है। यह भी मामले में आरोपी है। हाईकोर्ट बोला, धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा एसएससी एसटी का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति को एसएससी एसटी के लाभ का अधिकार नहीं है। अगर हिंदू भी अपना धर्म बदल लेते हैं तो वे इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने कहा, धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, धर्म बदल चुके ऐसे हिंदुओं की 4 महीने के अंदर पहचान करें जो SC ST होने का लाभ ले रहे। ऐसे लोगों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा एयरपोर्ट से श्रीलंका बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंची मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। इससे आई बाढ़ में 25,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया है और वहां रहने वाले लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने श्रीलंका की मदद करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की है। इसके लिए आगरा हवाई अड्डे से श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने बचाव के उपकरणों और 73 चिकित्सा कर्मियों के साथ एक पैराफील्ड अस्पताल को हवाई मार्ग से 1745 IST पर कोलंबो पहुंचाया। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टरों से श्रीलंका में HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान जारी रखा है और लोगों को लगातार चक्रवात पीड़ितों को वहां से निकाला जा रहा है। प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे क्रिकेटर मंधाना के मंगेतर पलाश। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल संत प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे। वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में बाकी भक्तों की तरह ही पलाश भी मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने एकांतिक वार्तालाप के बीच राधा राधा नाम जप किया। दरअसल कुछ दिनों पहले स्मृति और पलाश की शादी टूटने की खबरें आई थीं। इसे लेकर दोनों ही ट्रोल हुए थे। प्रेमानंद महाराज के शिष्य नवल नागरी अन्य भक्तों के सवाल करते रहे, जिनका प्रेमानंद जी ने जवाब दिया, लेकिन पलाश ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। कहा जा रहा है कि वो मन की शांति के लिए प्रेमानंद जी के पास पहुंचे थे। वहीं अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि 7 दिसंबर को स्मृति और पलाश शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 80 लाख के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर STF ने बड़ी कार्रवाई की है। STF ने गोसाईगंज इलाके में सुल्तानपुर रोड स्थित गब्बर ढाबा के पास से टाटा सफारी में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 523 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग 523 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग MDMA की खेप बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है।
एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही की टीम लगातार नशा तस्करों के नेटवर्क पर नजर रख रही थी। इस दौरान जानकारी मिली थी कि सफारी सवार 2 तस्कर भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर गुजरने वाले हैं। सूचना पर टीम ने घेराबंदी करके गब्बर ढाबा के पास सुल्तानपुर 2 रोड गोसाईगंज से बुधवार सुबह करीब 9 बजे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान लोदीपुरवा खंदारी बाजार लालबाग निवासी मोहम्मद मुजीब और सुरियावा संत रविदास नगर भदोई निवासी मुकेश सिंह के रूप में हुई। आगरा में जेल से निकले बदमाश का स्वागत जुलूस। आगरा में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने के आरोपी बदमाश के जेल से छूटने के बाद रिहाई जुलूस निकाला गया। जुलूस के चलते खंदारी बाईपास पर जाम लग गया और राहगीर दहशत में आ गए। मामला मंगलवार दोपहर का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 12 नामजद 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की है। ट्रांस यमुना के रहने वाले राज चौहान को हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के मामले में करीब 1 साल बाद जेल से छूटे। इस दौरान उसके भाई हर्ष चौहान ने 200 से ज्यादा लोगों को जेल गेट पर बुला लिया था। रिहाई होते ही भीड़ ने राज को कार की छत पर बैठा दिया और काफिले के रूप में दयाल बाग से खंदारी बाईपास तक जुलूस निकाल दिया। इसी दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और कई वाहन फंस गए। इस दौरान बेतरतीबी से गाड़ी चलाने और हुड़दंग से राहगीर दहशत में आ गए। कानपुर में पीएम मोदी की अनाज से बनाई फोटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में एक खास और अनोखी भेंट दी है। भाजपा कार्यालय में मोदी का एक विशाल व आकर्षक चित्र बनाया गया, जिसकी विशेषता यह है कि इसे किसी पेशेवर कलाकार ने नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। चित्र को भारत की कृषि संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के अनाज से सजाया गया। जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान और खेतों की महक लिए यह चित्र संदेश देता है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किसानों और देश की जड़ों से जुड़े हैं। धर्मेंद्र यादव बोले, माफियाओं को महंगी गाड़ी गिफ्ट की गई। यूपी का नकली कफ सिरप मुद्दा बुधवार को संसद में उठा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में एक बड़ा रैकेट चल रहा है। 1 साल से पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्वांचल और बनारस के आसपास के जिलों में बड़ा खेल चल रहा है। साउथ अफ्रीका तक नकली कफ सिरप की सप्लाई हुई, कई बच्चे खत्म हो गए। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्वांचल के माफियाओं पर निशाना साधा। कहा, जाति विशेष के माफिया इस रैकेट से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई संवेदना नहीं है। राज्य कैबिनेट ने बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग वेलनेस सेंटर को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बागपत जिले के हरियाखेड़ा गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय योग और वेलनेस सेंटर बनाने को मंजूरी दे दी। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर चलेगी और अनुमानित रूप से हजारों रोजगार और पर्यटन अवसर उत्पन्न करेगी। केंद्र में योग, आयुर्वेदिक वेलनेस, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होंगे। राज्य सरकार की पॉलिसी यह है कि धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के साथ वेलनेस टूरिज्म को जोड़कर जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए। योजना का उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर यूपी को एक वेलनेस हब बनाना और स्थानीय कारीगरों एवं सेवा प्रदाताओं को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कार्यक्रम में कहा, दिव्यांगता कमजोरी नहीं। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सशक्त करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सहायक उपकरण वितरित किए गए और शिक्षा स्वास्थ्य में समावेशी नीति पर चर्चा 3 हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समावेशन ही वास्तविक विकास का आधार है और राज्य सरकार नीतिगत और वित्तीय मदद बढ़ा रही है। स्थानीय एनजीओ और स्कूलों को विशेष ट्रेनिंग और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद दी जाएगी। कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों की उपलब्धियों को भी सराहा गया और कई बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल साझा किए गए। कैबिनेट मंत्री के फर्जी लेटर पैड से सिफारिश। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के फर्जी लेटर पैड से मिशनरी स्कूलों और अन्य सरकारी विभागों में सिफारिश करने का मामला सामने आया है। मंत्री के यहां से जब जरूरतमंद बच्चे की मदद के लिए स्कूल को सिफारिशी लेटर गया, तब इसका खुलासा हुआ। मंत्री के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार में बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के कैंप कार्यालय के प्रतिनिधि सुनील गोली मंगलवार को डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से मिले और लिखित शिकायत दी। उनका कहना था, हाल ही में हरिपर्वत क्षेत्र स्थित सेंट पैट्रिक्स स्कूल में एक बच्चे के एडमिशन के लिए मंत्री के लेटर पैड पर सिफारिश भेजी गई थी। इस पर स्कूल प्रबंधन ने 2 सिफारिशी लेटर पहले से ही मिलने की बात बताई। यूपी में बिजली पर एफपीपीएएस सक्षुरखा लागू उपभोक्ता बिलों में बढ़ोतरी की तैयारी। राज्य बिजली निगम यूपीपीसीएल ने दिसंबर के लिए इतिहास में सबसे ऊंचा फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज एफपीपीएएस लगाने का प्रस्ताव पास किया है। इसका असर बिजली के उपभोक्ता बिलों पर दिखाई देगा। घरेलू और व्यापारिक दोनों सेक्टरों पर में चार्ज बढ़ सकते हैं। अधिकारी बताते हैं कि वैश्विक ईंधन दरों और पावर खरीद लागत में वृद्धि के चलते यह कदम उठाना पड़ा।
उपभोक्ता समूहों ने कहा है कि राहत पैकेज और लक्षित सब्सिडी की आवश्यकता है ताकि गरीब परिवारों को दबाव न पड़े। बिजली विभाग ने बिलों के बदलते हिस्से की जानकारी जनता के लिए जारी करने का आश्वासन दिया है। गोरखपुर में एनएचआरसी ने गौतम बुद्ध नगर मजदूर मौतों पर डीएम व यूपी कमिश्नर को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्टेड श्रमिकों की मौत और चोटों के मामले पर जिलाधिकारी और राज्य आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया और 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। परिवारों और श्रमिक संगठनों की शिकायतों के अनुसार घटना में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और तत्परता में देरी की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने प्राथमिक जांच शुरू की हुई है और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि देने की जानकारी दी है। एनएचआरसी की नोटिस ने मामले में जांच की गति तेज कर दी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में कामकाजी क्षेत्रों में सुरक्षा सख्त, श्रमिकों का रोष भी बढ़ा। नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की जांच तेज हुई है। कई प्रोजेक्टों पर सुरक्षा मानकों की अनुपालना का आकलन शुरू हुआ और कुछ जगहों पर अस्थायी रोक लगाई गई। श्रमिक संगठनों ने कहा कि वे बेहतर उपकरण और मेडिकल कवरेज की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर B2B कंपनियों का कहना है कि प्रक्रियागत देरी से प्रोजेक्ट शेड्यूल प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नियमों के अनुरूप सुरक्षा मान सुनिश्चित किए जाएंगे और छोटे कर्मचारियों के लिए त्वरित बीमार मृत्यु सहायता तैनात की जाएगी। वाराणसी में सीएम सुरक्षा ब्रीच का मामला, मंच पर एक व्यक्ति बढ़ा पर अभी कोई चोटिल नहीं। वाराणसी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंच के पास एक व्यक्ति बढ़ गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत उसे रोक लिया और स्थिति नियंत्रण में कर ली। घटना के बाद सुरक्षा समीक्षा तेज की गई और आयोजकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ा करने के निर्देश मिले। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर मौजूद सुरक्षा दल ने सतर्कता दिखाई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने पाई। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और वीआईपी मैनुअल की समीक्षा का कारण बनी है और आगामी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी। बरेली में बुलडोजर एक्शन, फिर जारी अवैध निर्माणों पर कटाक्ष और सार्वजनिक विवाद। बरेली में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी रखा। स्थानीय वीडियो और रिपोर्ट्स में कुछ संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई गई है। आरोपियों और प्रभावितों ने विरोध जताया और महिलाओं व परिवारों की भावनात्मक प्रतिक्रिया की खबरें आईं। अधिकारी कहते हैं कि नियमों के अनुसार अवैध कब्जे पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि विपक्षी दलों ने कार्रवाई के ढंग और वैकल्पिक निवारण पर सवाल उठाए हैं। नगर प्रशासन ने आवश्यक कानूनी नोटिस और वैकल्पिक पुनर्वास के उपाय भी बताए हैं। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई, सिंथेटिक ड्रग्स सप्लाई रैकेट के 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्य एसटीएफ ने बड़े सिंथेटिक ड्रग्स सप्लाई मामले में कार्रवाई कर 3 लाखों के सौदे की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने कहा कि यह रैकेट कई जिलों तक फैला हुआ था और इसकी जड़ें पकड़ी जा रही हैं। स्वास्थ्य और युवा संगठनों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की मांग की। गहन पूछताछ जारी है और आगे और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जारी, संगम क्षेत्र में स्पेशल सुरक्षा और सफाई कार्य। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेले के लिए संगम क्षेत्र में विशेष तैयारियां तेज कर दी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित ढंग से स्नान कर सकें, घाटों की सफाई, नई रोशनी, अस्थायी मेडिकल कैंप और डीआरएफ नियोजित सुरक्षा व्यवस्था पर काम चल रहा है। लोकल रोजगार को बढ़ाने के लिए मेले में कई छोटे बड़े व्यापारियों और हस्तशिल्पियों के लिए पेड स्टॉल दिए जाएंगे। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक सूचना और भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल साइन और ऑन ग्राउंड वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। कानपुर के गंगा बैराज पर पर्यटन बढ़ोतरी, ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। कानपुर में गंगा बैराज के आसपास पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रशासन ने बोट स्टेशनों और वॉकपाथ पर सुरक्षा वृद्धि की है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात किए गए, फूड स्टॉल की मानक जांच तेज की गई और सफाई अभियानों को रफ्तार दी गई। टूरिज्म विभाग ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों को बोटिंग और छोटे हॉस्टल हेतु प्रशिक्षण देकर लाभ दिलाया जाएगा। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट इन्फो कियोस्क लगाए जा रहे हैं। नोएडा में साइबर ठगी रैकेट पर बड़ी कार्यवाही, कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा साइबर क्राइम यूनिट ने फर्जी कॉल सपोर्ट और बैंकिंग ठगी के बड़े रैकेट पर छापे मारे। कई मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज बरामद हुए। दर्जनों पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनचाही कॉल लिंक पर अपना बैंक डेटा साझा न करें और शंका होने पर तुरंत साइबर सेल से संपर्क करें।
ऐसा कहा जा रहा है कि रैकेट ने हजारों लोगों को टारगेट किया हुआ था और स्थानीय स्तर पर जागरूकता शिविर बढ़ाए जाएंगे। मेरठ में एयर प्रदूषण स्तर बढ़ा, स्कूलों में सुबह की गतिविधियां सीमित रखने का आदेश। मेरठ में AQI बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिए कि सुबह की फिजिकल प्रार्थना, आउटडोर गतिविधियां अस्थायी रोक दी जाए और बच्चों को मास्क धारण करने के निर्देश दिए जाए। नगर निगम ने सड़कों पर पानी छिड़काव और निर्माण स्थलों पर कवरिंग बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस रोगी नागरिकों को बाहर कम निकलने की सलाह दी। प्रशासन ने कहा कि मौसम के बदलते पैटर्न पर नजर रखी जा रही है और प्रदूषण घटाने हेतु अभियान तेज किया जा रहा है। बरेली में अवैध निर्माणों पर फिर बुलडोजर कार्यवाही, विरोध और मीडिया कवरेज तेज। बरेली में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। कुछ परिवारों और स्थानीय नेताओं ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। प्रशासन का कहना है कि नगर नियोजन नियमों के उल्लंघन पर यह वैधानिक कार्रवाई थी। इस मुद्दे ने स्थानीय राजनीति और मीडिया में गर्मजोशी बढ़ा दी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के पुनर्वास और वैकल्पिक उपायों पर भी चर्चा की मांग की है।